हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 22 जिसमें हम पढ़ेंगे प्री प्रोसेसर कमांड हैश डिफाइन एंड हैश अनडिफाइन। तो हैश डिफाइन और हैश अनडिफ सी लैंग्वेज में दो प्री प्रोसेसर कमांड हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवाइज करने से कि प्री प्रोसेसर होता क्या है। प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम है, जैसे कंपाइलर एक प्रोग्राम है वैसे ही प्री प्रोसेसर भी एक प्रोग्राम है। प्री प्रोसेसर कंपाइलर के पहले चलता है। वैसे मैंने ये बात पिछले वीडियो में डिस्कस की हुई है। जब आप कोई फाइल बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो एक .c फाइल होती है। जो भी आप नाम रखें पर वो .c फाइल होती है। आप क्या करते हैं, उसे करते हैं कंपाइल। कंपाइल कैसे करते हैं, तो आप जिस भी आईडी को यूज़ करते हैं उसमें कंपाइल करने का ऑप्शन रहता है। कंपाइल करना किसका काम है? कंपाइलर सॉफ्टवेयर का काम है। कंपाइलर क्या करेगा? इस फाइल को ट्रांसलेट करेगा और क्या बना देगा? एक दूसरी फाइल जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, ओके। अब ये ऑब्जेक्ट फाइल लिंकर के द्वारा, लिंकर एक और सॉफ्टवेयर है, जब आप रन करते हैं तो ये लिंकर चलता है। एक्चुअल में लिंकर पहले चलेगा तभी ये ऑब्जेक्ट फाइल कन्वर्ट होके बन पाएगी सॉफ्टवेयर, यानी EXE फाइल। ऑब्वियसली लिंकर जो है लाइब्रेरीज को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, लाइब्रेरी फाइल्स को भी इंक्लूड करता है। लाइब्रेरी फाइल्स जिसमें प्रीडिफाइंड फंक्शंस की कोडिंग है, जैसे printf, scanf वगैरह, तो वो सारे कोड को लिंक करके EXE फाइल बनाता है। EXE फाइल ही हमारा एक्चुअल सॉफ्टवेयर है जो हम किसी को डिलीवर करेंगे। पर हम बात कर रहे हैं कंपाइलर की। जब कंपाइलर कंपाइल करता है, हम तो कंपाइल पे क्लिक करते हैं कंपाइल करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में उससे पहले एक और प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर प्री प्रोसेसर प्रोग्राम इस .c फाइल को पढ़ता है और एक दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, और इस फाइल को कंपाइलर पढ़ता है। यानी कंपाइलर हमारी .c फाइल को डायरेक्टली नहीं पढ़ता, बल्कि उस फाइल को पढ़ता है जो प्री प्रोसेसर ने बना दी। अब प्री प्रोसेसर करता क्या है? हमारी फाइल में जितने स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में लगा था हैश, केवल उन्हीं लाइंस को देखेगा और किसी लाइन को नहीं, और उन लाइन को प्रोसेस करके वो एक नई फाइल बना देता है। और इस नई फाइल के अंदर हैश वाला कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि उसको रिजॉल्व ये प्रोग्राम कर चुका है। तो कंपाइलर को हैश वाला कोई स्टेटमेंट नहीं दिखाई देगा, बल्कि उसकी जगह पर जो भी प्री प्रोसेसर ने रिजॉल्व करके लिख दिया है वो दिखेगा। तो ये है प्री प्रोसेसर। अब अपन देखते हैं आज का टॉपिक, दैट इज हैश डिफाइन। हैश डिफाइन, तो हैश क्या होता है? हैश होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। देखिए, सबसे पहले जब भी हम अपने प्रोग्राम में हैश लिखते हैं तो ये हैश क्या है? एक स्पेशल सिंबल है जो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम को इंडिकेट करता है कि इस लाइन को नोटिस करो, इस लाइन को प्रोसेस करो, यही लाइन तुम्हारे करने के लिए है। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है। इसके बाद आप जो कुछ लिखते हैं दैट इज कॉल्ड कमांड। तो यहाँ पर जो लिख रहे हैं वो बहुत कुछ हो सकता है। आप यहाँ लिखें इंक्लूड, हो सकता है आप यहाँ लिखें डिफाइन, हो सकता है यहाँ और कुछ लिखें। अभी हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम लिखते हैं डिफाइन तो इसका मतलब क्या है। जो भी आप यहाँ लिखते हैं ये कहलाता है प्री प्रोसेसर कमांड। यानी प्री प्रोसेसर हैश के कारण ये समझता है कि मुझे इस लाइन को पढ़ना है, और इस शब्द के कारण ये समझता है कि उसे करना क्या है। तो हैश डिफाइन के तुरंत बाद आप लिखते हैं एक शब्द जिसको हम बोलते हैं मैक्रो। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ पाई, PI पाई। ये कैपिटल स्मॉल दोनों में हो सकता है, ये आपकी चॉइस है किस में लिखना चाहते हैं। ये आपने हैश डिफाइन के बाद स्पेस दिया है, उसके बाद कोई शब्द लिखा है, और फिर स्पेस देकर आपने उसका रिप्लेसमेंट कैरेक्टर सीक्वेंस लिख दिया है, जैसे मैंने लिख दिया 3.14। ठीक है। अब पूरे प्रोग्राम में
कहीं पर भी मैंने लिखा होगा पाई, ठीक है, ऐसा। तो ऐसे मेरे प्रोग्राम में कई जगह पर पी आई पाई लिखा होगा। तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, पहले तो प्री प्रोसेसर इस लाइन को पढ़ेगा, इस लाइन को पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा ओके पी आई पाई का मतलब 3.14 है। तो जहां जहां पूरे प्रोग्राम में पाई मिलेगा वो उसको रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह लिख देगा 3.14, जितनी जगह पर पाई लिखा होगा। तो एक बार हमने वैल्यू सेट कर दी पाई की और हर जगह पर पाई की जगह 3.14 रखने का काम प्री प्रोसेसर ने किया। तो कंपाइलर जब फाइल को देखेगा तो उसे पाई कहीं नहीं दिख रहा होगा, वहां उसे दिख रहा होगा 3.14। तो हैश डिफाइंड डायरेक्टिव डिफाइंस एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मतलब जिसका कुछ मीनिंग हो, एंड अ कैरेक्टर सीक्वेंस। आइडेंटिफायर जब बोल रहे हैं तो यहाँ किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, और कैरेक्टर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो इसकी बात हो रही है। That will be substituted for the identifier each time it is encountered in the source file। यानी सोर्स फाइल में जितनी बार ये शब्द मिलेगा उतनी बार उस शब्द को हटा के उसकी जगह पर ये सीक्वेंस रख देंगे। अब ये सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि नंबर ही हो, ये स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी एक्सप्रेशन, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। आप तो जहाँ जहाँ पाई लिखा होगा उस जगह पर ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, फिर चाहे ये कुछ भी लिखा हो। तो इसका जो जनरल सिंटेक्स है वो अभी मैंने आपको समझाया। हैश डिफाइन लिखेंगे, उसके तुरंत बाद आप आइडेंटिफायर लिखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं। यानी इस चीज़ को हम मैक्रो भी बोलते हैं, मैक्रो। तो मैक्रो को हटाकर वो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स रख देगा। ध्यान रखिए हैश डिफाइन वाली लाइन में आखिरी में सेमीकोलन नहीं आता। कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने 3.14 पाई का एग्जाम्पल दिया, मैंने लिखा मैसेज MSG और उसकी वैल्यू कर दी हेलो। तो नंबर भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, हैश डिफाइन, और इसमें लिख दिया पाई 3.14, और उसके बाद फिर मैंने लिखा इंट मेन, और इसके अंदर मैंने लिख दिया इंट आर फ्लोट ए प्रिंट एफ एंटर रेडियस ऑफ अ सर्कल स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ R। ए में असाइन करता हूँ 3.14 की जगह मैं सीधे लिखता हूँ पाई इंटू R इंटू R। रिजल्ट प्रिंट करा देता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल इज %f और वैल्यू a। ये बन गया हमारा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल रन कर लेता हूँ। तो इस प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पाई लिखा था वहाँ पर प्री प्रोसेसर ने कर दिया होगा 3.14। एंटर करता हूँ रेडियस, जैसे मैंने एंटर किया 5, रिजल्ट आ गया 78.5, जो कि बिल्कुल सही है। हम बनाएंगे मैक्रो, लेकिन वो देखने में लगेगा फंक्शन की तरह। तो ये उसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। मैं एक और एग्जाम्पल कोडिंग के ज़रिए आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए मैंने एक मैक्रो बनाया और उसका नाम रख दिया सम, ठीक है। और जब मैं मैक्रो बना रहा हूँ तो उसमें फंक्शन की तरह मैं आर्ग्यूमेंट्स भी मेंशन कर सकता हूँ, पर आर्ग्यूमेंट में कोई डेटा टाइप नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा A, B, ठीक है। और मैंने इसका जो जिस कैरेक्टर सीक्वेंस से रिप्लेस करूँगा इस मैक्रो को, वो लिख दिया A+B। तो एक्चुअल में इसका यूजेज कैसा है, देखिए मैं इस कोड को हटा देता हूँ।
मैंने मान लीजिए लिखा प्रिंट एफ सम ऑफ 3 and 4 इज %d, और यहाँ पे लिख देता हूँ सम 3, 4। ठीक है, ये कोड लिख दिया। तो जहां पे लिखा है सम 3, 4 वो रिप्लेस होने वाला है। ठीक है, तो जैसे अभी हमने लिखा सम 3, 4। ठीक है, इस चीज को प्री प्रोसेसर क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। इसकी जगह पर क्या लिख देगा, 3+4, क्योंकि ये 3 एक्चुअल में क्या है A और ये 4 क्या है B। और हमने कहा था कि जब भी आप लिखोगे ये मैक्रो तो वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, A+B से। अब A जो भी हो और B जो भी हो, A 3 है तो ये 3+4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ लिखा था A+B। तो हमारे इस प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर ने जो चेंजेस किए वो सिंपल है, यहाँ पे लिख दिया होगा 3+4। तो देखने वाले को ये लाइन ऐसी लगेगी जैसे ये कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसमें हम 3, 4 एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, जबकि ये कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो कंपाइल होने से पहले ही रिप्लेस हो जाएगा A+B यानी 3+4 से। इसमें बस हमें वैरायटी ये मिल जाती है कि हम 3, 4 की जगह कोई दूसरी वैल्यू भी लिख सकते थे, वो भी रिप्लेस हो जाती है। यानी अगर मैंने 5, 6 लिखा होता तो यहाँ आ जाता 5+6। एक बार इसको कंपाइल रन करके भी देखते हैं। आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट आ रहा है 7। ठीक है, अच्छा अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता, सपोज करिए सम की जगह प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पे भी लिखा होता प्रोडक्ट, और यहाँ पे लिखा होता A मल्टीप्लाई बाय B। ठीक है ना, तो मैसेज भी चेंज करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 3 and 4 इज। अब इसको मैं कंपाइल रन करता हूँ, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, A और B 3, 4 है, तो प्रोडक्ट 3, 4 की जगह पर क्या आ जाएगा, A इंटू B यानी 3 into 4, बिल्कुल सही। तो देखिए रिजल्ट 12 आना चाहिए, यस बिल्कुल सही 12 आ रहा है। अच्छा लेकिन मैं ऐसा करूं तो क्या होगा, मैंने लिखा 3+2 and 4-6, 3+2 4-6। अब क्या होगा, देखिए हमने लिखा प्रोडक्ट A, B और इसकी जगह लिख दिया A इंटू B। ठीक है, और हमने अपने प्रोग्राम में जहां पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट कितना लिखा है 3+2 और दूसरा क्या लिखा है 4-6। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। ओके, अब जब कंपाइलर चलाएंगे उसके पहले प्री प्रोसेसर क्या कर देगा, प्री प्रोसेसर रिप्लेस करेगा, किसको, इसको हटा देगा। ठीक है, इस पूरे को हटा देगा, इसकी जगह क्या कर देगा, ध्यान से समझिए, A का मतलब क्या है, 5 नहीं है, A इज नॉट 5, मतलब आप ये 3+2 मत कर दीजिएगा, A का मतलब है 3+2। देखिए दोनों में डिफरेंस है, A का मतलब 5 नहीं है, A का मतलब है एक्सप्रेशन 3+2।
ये सही है। इसी तरीके से b का मतलब 4 माइनस 6 है, ना कि -2। तो ये चीज़ हटके a मल्टीप्लाई बाय b आ जाएगा, पर a मतलब क्या होगा 3 प्लस 2, ये है a का मतलब। इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 माइनस 6। अब जैसा कि प्रेसिडेंस रूल होता है, मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 टू ज़ 8 माइनस 6, और ये हो जाएगा 11 माइनस 6, और आंसर आ जाएगा 5। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होती है और आप a का मतलब 5 मान लेते और b का मतलब -2 मान लेते, तो -10 आंसर बोल रहे होते आप, जो कि गलत हो जाता। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसका आंसर -10 आ जाए, तो आप क्या करना, आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, इस तरीके से ब्रैकेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी जब रिप्लेस वो करेगा तो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ रहेगा, क्योंकि जैसा कैरेक्टर सीक्वेंस लिखा वैसे ही रहेगा। तो a की जगह 3 प्लस 2 है, b की जगह 4 माइनस 6 है, लेकिन मल्टीप्लाई होने से पहले ये दोनों प्लस होंगे और ये माइनस होंगे। तो फिर क्या हो जाएगा रिजल्ट, फिर रिजल्ट हो जाएगा ये 5 आ जाएगा, 5 इंटू -2, तो रिजल्ट -10 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अभी मैं इसको कंपाइल रन करके बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं a और b पे, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है 5। ठीक है, ये मैंने कंपाइल रन किया, देखिए रिजल्ट आ रहा है 5। और अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूँ तो देखिए ये मैंने ब्रैकेट लगाए, ठीक, अब रिजल्ट चेंज हो जाएगा, अब -10 आएगा, ये देखिए। ठीक है, तो वी कैन डिफाइन मैक्रो लाइक अ फंक्शन। ओके, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन में मैंने स्क्वायर नाम का मैक्रो बनाया हुआ है, और देखिए इसको कैपिटल नहीं लिखा, यानी कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करिए और देखिए कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। यस, आपने सोच लिया होगा, ये स्क्वायर 5 रिप्लेस हो जाएगा 5 इंटू 5 से, रिजल्ट आएगा 25, रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा 25, बिल्कुल सही। आइए अब देखते हैं अनडेफ क्या होता है। जब हम हैश डिफाइन की मदद से कोई मैक्रो बनाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब हमें लगता है कि अब हमें वो मैक्रो की ज़रूरत नहीं है, तो हम उसको हटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हैश अनडेफ और मैक्रो का नाम, कैरेक्टर सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं होती यहाँ लिखने में, सिर्फ मैक्रो का नाम। इससे क्या होता है, जो किया था मैक्रो वो अब हमने अनडिफाइन कर दिया, मतलब क्लोज शब्द इसके नीचे अगर लिखेंगे तो वो पहचाना नहीं जाएगा, जबकि क्लोज शब्द को ऊपर लिखेंगे हैश अनडेफ के पहले तो वो मीनिंगफुल होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा 0 से। तो हैश अनडिफाइन, हैश अनडेफ सिर्फ हैश डिफाइन से बने मैक्रो को अनडिफाइन करने के लिए यूज में आता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस बहुत ही यूज़फुल हैं, कई लोगों के काम आएंगे, तो आप प्लीज़ इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। मेरा मकसद है कि फ्री में हम एजुकेशन को स्प्रेड करें, ताकि कई सारे लोग जो टेक्निकल या प्रोग्रामिंग फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कंटेंट हिंदी में अवेलेबल नहीं हो पाता है, वो उतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये उनके बस की बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इनिशियल फेज़ में ये जो दिक्कतें जाती हैं वो दिक्कत ना जाए स्टूडेंट को, और हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ सकें। यदि आपको लगता है कि ये वाकई में बहुत यूज़फुल है तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे दूसरे चैनल्स भी देखना चाहते हैं जिसमें दूसरे सब्जेक्ट्स भी कवर कर रहा हूँ, जैसे C++ है, जावा है, TBMS है,
PHP है, डेटा स्ट्रक्चर है, ये सभी चैनल्स के लिंक अगर आपको चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करिए www.mysirji.com। इसमें आपको प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी मिलेगी जिससे कि आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं, और ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है। थैंक यू।